हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही जबरदस्त बात करते हैं। तो वेलकम टू द शो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? सलाम रॉकी भाई। जी बस बढ़िया है। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। पाकिस्तान में जबरदस्त चल रहा हूँ। यहाँ पर आजकल आपको पता है कि दंगे फसाद हो रहे हैं, यूट्यूबर आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये चीजें चल रही हैं। बाकी सब शांति है। और बलूचिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है। बलूचिस्तान बाकी का सब आपको पता है शांति। कि वो प्रॉब्लम है जी। ये अच्छा अच्छा कहा आपने। सर, तीन तीन टॉपिक है, बड़े ही तीनों जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके ऊपर आपकी राय जानना चाहूंगा। एक तो है कि मालदीव और चाइना ने जो एक स्टेटमेंट दी है, ज्वाइंट स्टेटमेंट, कि जी भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है या भारत का जो इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से जो मालदीव की सॉवरेंटी है उसको खतरा लायक है। तो ये कैसे खतरा लायक है कि पहले भी कई दफा भारत वहां पर जाकर उनकी जान दूसरों के चंगुल से बचाकर आया है और उनके हाथ में दोबारा से उनकी हुकूमत संभाल के आए। तो भारत ने अगर उसके ऊपर कब्जा करना होता तो वो तो बहुत पहले का कर लेता। एक तो ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि कल जो वाइब्रेंट गुजरात के अंदर मोदी जी ने एक स्पीच के अंदर कहा है कि जी भारत को, पहले मैं 11वीं पोजीशन पे जब था, जब मेरे पास पावर आई और मैंने वादा किया था कि मैं इसको टॉप 5 में लेकर आऊंगा। अब टॉप 5 में, अब मैं आगे आपको गारंटी दे रहा हूं कि चंद वर्षों के अंदर भारत जो है वो तीसरे नंबर की इकॉनमी बन जाएगा। एक आप इससे आपकी राय जानूंगा। तीसरा, जो स्मृति ईरानी जी मदीना मुनव्वरा में पहुंची हुई हैं, आपको पता है कि हमारे जो, कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो मदीना मुनव्वरा जाए, लेकिन वो मदीना मुनव्वरा की बजाय मस्जिद नबवी तक वो पहुंच गई। तो ये क्या सारी डेवलपमेंट है, क्यों ऐसे हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो मजहबी जमातें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर कुछ एहतजाज भी पाकिस्तान के अंदर नजर आए कि ये जो स्मृति ईरानी जो हैं वो वहां पर कैसे गई हैं। तो पहले चलते हैं मालदीव और चाइना के ऊपर, जरा हमें पहले अपडेट दीजिएगा। देखिए, जो मालदीव वाला स्टेटमेंट है, मैंने देखा नहीं है कि चाइना और मालदीव जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। अगर मान लीजिए दिया है, इस पे अगर जी पे बात करूं, मैंने नहीं जी देखा जी ये। तो जी ठीक है, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे इंसानों के रिलेशन में, यूट्यूबर के रिलेशन में, टीवी चैनल के रिलेशन में, गवर्नमेंट इंसान के रिलेशनशिप में, भगवान और आदमी के रिलेशनशिप में, या अल्लाह और इंसान के रिलेशनशिप में, ये सब होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन का मेन है कि भाई जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके दूसरे देश है, उनके साथ आप अपने रिश्तों को कैसे सुधारेंगे। तो उसमें दो फैक्टर होता है। एक तो ये कि जिसको सुधारना है उसका माइंडसेट क्या है, और जिससे सुधारना है उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है ना। ये चीजें, इसमें वेरिएशन ये आता है कि अगर एक पॉलिसी है, तो पॉलिसी से जिसको सुधारना है और जिससे सुधारना है, उन दोनों के लीडर्स में चेंज हो जाए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी लीडर से फर्क पड़ जाता है, लीडर्स की सोच से फर्क पड़ जाता है। देखिए, चाइना एक डेमोक्रेसी तो है नहीं। चाइनीज गवर्नमेंट को ये डर नहीं रहता कि हम करेंगे, उसका हमें लोगों से अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। चाइनीज गवर्नमेंट को ये नहीं पता, ये नहीं डरना होता है कि हमें खाली डेमोक्रेसीज को ही स्ट्रांग करना है। चाइनीज अपने हिसाब से जो है चीजों को देखते हैं, अपने नजरिए से दुनिया को वो देखना चाहते हैं। अब वो मालदीव्स में, एक मुस्लिम कंट्री है मालदीव्स, पहले वो वहाँ के लोग तो इंडियन या हिंदू ही हुआ करते थे, उन्होंने कन्वर्ट किया और सारे के सारे अब वो मुस्लिम्स हैं। तो जो शिनजांग में उनकी पॉलिसी है, क्या वो मालदीव के जो मुइज्जू साहब हैं, उनको वो पॉलिसी मंजूर है? चाइना का क्या वही टेक है जो आपकी इंटरनल पॉलिसी है? हेलो, हेलो। तो मुजफ्फर भाई, आप चले गए हैं।
हेलो। जी सॉरी डॉक्टर साहब, आपको पता है पाकिस्तान में ये मसले चलते रहते हैं, ये इंटरनेट जो है वो बंद हो गया था। अभी भी आपका इंटरनेट खराब ही है। हाँ जी, अभी मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, मोबाइल से चल रहा है। दूसरा जो हमारा डीएसएल था वो बंद हो चुका है। चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बात पता नहीं कहाँ तक पहुंची थी। दूसरे टॉपिक, पहला टॉपिक शायद हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला टॉपिक कोई खास है भी नहीं, उसमें कुछ नहीं करना। जी मैंने स्मृति ईरानी वाला और दूसरा वाला कर ले, वो टॉपिक बेहतर है, उस पर खूब व्यूज आएंगे, जी लोग सुनना भी जी चाहेंगे। बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये लाइव हम जा रहे हैं और ये थर्ड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं कि जैसे कि मोदी जी ने अच्छा, लाइव है यूट्यूब पिछ पे? जी हम लाइव हैं, जी लाइव हैं। अच्छा। हमारे व्यूज भी देखे ना, साथ में वो कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के। तो बिजली चली गई, सारे पूछ रहे हैं कि बिजली चली गई। हाँ जी, बिजली नहीं गई थी, हमारा नेट चला गया जी। अच्छा, तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी किस तरीके से भारत अब बन जाएगा, जो मोदी जी ने गारंटी जिस चीज की दी है कि लोहे तोड़, कहते हैं ना, मोहर लगा दी उन्होंने कि भाई अब तो ये बनेगा ही बनेगा, और उसमें देखे कितने मुल्कों को पीछे छोड़ा है।
जर्मनी, फ्रांस और इस तरह के मुल्कों को, यूके, जो कि अपने आप को बड़ा चैंपियन समझते थे कि भाई हम तो चैंपियन है, उनको पीछे छोड़ दिया। अब जापान को भी पीछे छोड़ने जा रहे हैं, और पीछे कौन रह जाएगा? अमेरिका और चाइना। तो ये कैसे आप देख रहे हैं भारत की तरक्की को, और खास तौर पर मोदी जी की गारंटी को? देखिए, कोई पीछे छूट जाएगा और ये सब ना, ये बातें करने की नहीं, कोई पीछे नहीं छूटेगा। जिसको जितना डेवलप करना है सब डेवलप करेगा। इतिहास रहा है कि चाइना भी एक रिच कंट्री रही है। चाइना का एक बहुत रिच और हेरिटेज है, और डेवलप का हेरिटेज है। हम पछाड़ देंगे, हम दबा देंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। चाइना विल रिमेन अ वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिक पावर। भाई दुनिया में अब उनकी हजारों साल की हिस्ट्री है। वो हमेशा से इंडिया से बड़ी इकोनॉमी रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो 2000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें वो इंडिया से बड़ी इकोनॉमी रहे हैं। तो हमारी कोई चाइना से वो नहीं है। हम चाइना से बेहतर या खराब की स्थिति में नहीं है। बात है कि चाइना को हमने बहुत कुछ दिया है। चाइनीज उस समय हमसे लिए हैं। चाइना की जो मेन आज आइडियोलॉजिकल बिलीफ है वो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म इंडिया से गया हुआ है, आप समझ रहे हैं। तो हमारे और चाइना के एक सदियों से विचार हमारे हैं, सदियों से हमारा हो रहा है। अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो एक तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास रखती है। जैसे जैसे ये कम्युनिज्म जो है वो धीरे धीरे नेशनलिज्म में, फिर उसके बाद अपने कल्चरलिज्म से रूटेड होगा। अभी वो सो कॉल्ड एंटी गॉड है। जैसे ही वो प्रो गॉड होंगे या एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन में विश्वास करेंगे, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट इंडियाज राइज इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनी वन साइड। हमें भैया किसी को दबाना नहीं है। हम उसको उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। चाइना भिखारी होने वाला है, ऐसा भी नहीं कुछ। चाइना इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर गुड, और बड़ी अच्छी ताकत के रूप में रहेगा। ये ऐसे नहीं हो जाते एक दिन में। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी और आजकल में वो खत्म हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। उसका इतिहास है, आप देखिए 2000 साल से वो इसने बड़े इकोनॉमिक्स बनाए हैं। हमको और चाइना को बर्बाद करने में ये यूरोप का बहुत बड़ा हाथ रहा, और इस्लामिक आक्रांताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसको कि हमने झेला है। तो ठीक है, नाउ इट्स गोइंग टू बी दी चाइना जो है वो एक पावर रहेगा, मेजर पावर रहेगा। इंडिया की सदी होगी, ये सच है। क्यों होगी इंडिया की सदी? इसलिए नहीं कि हम ग्लोबल पावर होंगे इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री और इकोनॉमिक्स। इसलिए हम होंगे इंडिया की सदी, इसलिए होगी मुजफ्फर भाई, क्योंकि इंडियन जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी दुनिया के साथ रेजोनेट करती है। हम दुनिया को साथ लेके चल सकते हैं, चाइनीज के साथ नहीं है वो। चाइना कह रहा है मेरे साथ चलना है तो मेरे जूतों के नीचे रहना है। चाइना सुपीरियर है, तुम सब हमसे जूनियर हो। चाइना सबको अपने नीचे रखेगा। ये पॉलिसी चाइना की है, जो चाइना को ये सदी चाइना की नहीं बनाती। जैसे हमारे बारे में क्या फैला दिया भारत में कि ये जो वैदिक लाइफस्टाइल है ये बेसिकली छुआछूत है, इसमें अनटचेबिलिटी है, ये कास्ट सिस्टम में मानने वाले लोग हैं। इसको जाके दुनिया भर में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, उन्होंने फैला दिया। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं थी, क्योंकि हमारी और कुछ सच्चाई थी, कुछ नहीं थी। लेकिन हमारी फिलॉसफी के 100 अगर मान लीजिए पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट को हाईलाइट कर दिया आपने, और वो भी फिलॉसफी नहीं थी, वो सोशियोलॉजी थी। आपने उसको हाईलाइट करके हमारी बाकी सारी फिलॉसफी को आप खा गए। अरे भाई, हमारी फिलॉसफी में वर्ण व्यवस्था एक एस्पेक्ट था, उसके अलावा उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बातें हैं, सर्वे संतु निरामया की बातें है, उसमें वेलफेयर स्टेट की बात है, उसमें नारी के उत्थान की बात है, यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात है। सब बातें वो सब हटा दिया, और खाली वो कास्ट का पकड़ के लेके बैठ गया कि ये सोसाइटी घटिया सोसाइटी है। अगर ये सोसाइटी इतनी घटिया सोसाइटी होती तो हजारों साल तक ये ऐसे ही रहती। ऐसे नहीं होता। सही कह रहे हैं। क्योंकि अपने आप को सही प्रूव करना था कि हमारे यहाँ इक्वालिटी है, बाकी लोगों में इक्वालिटी नहीं है। तो उन्होंने इस एस्पेक्ट को पकड़ के दुनिया में फैला दिया कि इनके यहाँ छुआछूत होता है, ये छुआछूत वाले लोग हैं, इनके छोटे बड़े होते हैं। ऐसा नहीं था, फिलोसॉफिकली ऐसा नहीं था, सोशियोलॉजिकली रहा होगा, कुछ लोग करते रहे होंगे। तो वो तो हम टैकल कर लेते अच्छे लॉ बना के, कहीं पे होता था कहीं पे नहीं होता था। तो इसलिए भारत की सदी इसलिए कि भारत का ओवरऑल फिलॉसफी जो है मुजफ्फर भाई, वो इंक्लूसिव है। वो वाकई में विश्व बंधुत्व की बात करता है, यानी ग्लोबल फ्रेटर्निटी की बात करता है, ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। किसी को ये नहीं कहता कि हम दबा देंगे, बल्कि इंडिया तो वो करेगा। इंडिया अगर डेवलप हो जाएगा ना, तो जो छोटे देश है, जो नहीं इकोनॉमिक होंगे, हम तो उनको भी करेंगे। जब हमारे ऊपर ये आपदा आई थी कोरोना की, तो मोदी जी ने अपना पेट काट के कोरोना की वैक्सीन का दूसरे देशों को भेजा था। और आपने देखा था वो कैसे पैसिफिक आइलैंड था या ब्रिटिश आइलैंड या कौन थे वो जो राष्ट्रपति थे, मोदी जी के पैर छुए। मोदी जी के पैर इसलिए नहीं छुए कि मोदी ने कनपट्टी में रखा था कि हम सुपीरियर हैं, हम बेस्ट हैं,
वो इसलिए झुक गए कि उन्होंने कहा कि आपने अपना पेट काट के भी हमारे बच्चों, हमारे लोगों की मदद की, हम इसको कभी नहीं। तो इसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। और भारत की सदी ये होगी, ये मेरा विश्वास है। और भारत की सदी होगी, अगला वाला जो आपका क्वेश्चन है ये उसी ओर ले जाएगा कि द कमिंग जनरेशन, द कमिंग what you call era is India's era, and I at least have no doubt about it. I am certain. अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मैं क्योंकि एक दो ग्रुप के अंदर ऐड हूं, तो उन ग्रुपों के अंदर ये मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि ये देखें जी, सऊदी अरब ने क्या किया, आले सऊद को गालियां वहां पर पड़ रही हैं, और कहा जा रहा है कि ये देखें जी, ये हिंदू जो है औरत जो है उसने साड़ी पहनकर वो मदीना मुनव्वरा पहुंची हैं और मस्जिद नबवी के बाहर खड़ी हैं, और उनके साथ जो एक और शायद मिनिस्टर हैं जो जिन्होंने एक लिबास पहना हुआ है, उनके बारे में बोला कि ये देखिए, ये पंडित को भी साथ लेके गई हैं, तो ये वहां पर क्या करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बातें पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी हैं, और लोग जो हैं काफी गुस्से के अंदर हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये क्या हो रहा है। और कह रहे हैं कि जी, आज तक ऐसे नहीं हुआ था कि कोई गैर मुस्लिम जो मदीना जा सके, और खास तौर पर मस्जिद नबवी के पास या मस्जिद कुबा के पास जिस तरीके से स्मृति ईरानी जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी की, वो वहां पर गई हैं और उनको वार्म वेलकम भी किया गया, बड़ी उनको रिस्पेक्ट मिली है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नफरत है या गुस्सा है, वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो रिस्पेक्ट दी गई है, और पहली दफा ऐसे हुआ कि एक जो मिनिस्टर हैं और जो पूरा एक वफ्द है, वो जो पूरा डेलीगेशन है सारा का गैर मुस्लिम है, और फर्स्ट टाइम से हुआ है कि ये वो मदीना मुनव्वरा तक पहुंचे हैं। इस सारी डेवलपमेंट को सर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पाकिस्तान के लोग बेचारे हैं, अब उनके नीचे से तो पैर से जमीन खिसक गई, वो तैयार ही नहीं थे। उन्होंने 70 साल पहले अपनी माता, अपनी मिट्टी और माँ से रिश्ता छोड़ दिया सो कॉल्ड जन्नत जाने के लिए। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अब आपको जन्नत भी नहीं मिलेगी उसका ऐसा है दुनिया। ये मैंने कुछ नीचे शेयर किया, आप उसको प्लीज जरा ला दीजिए स्क्रीन। ये सर ये एक्चुअली मेरे मोबाइल से ये शेयर नहीं होता। अच्छा, प्रॉब्लम है जी। तो कल एक फोटो वायरल हुई है, उस फोटो में स्मृति ईरानी जी खड़े हैं। चूंकि आपके यहाँ के लोगों की जो सोच है वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं है, बहुत ही मानसिकता संकीर्ण बनाई गई है उनकी। उस फोटो में स्मृति ईरानी जी साड़ी पहन के बिना सर को खड़े किए। वो बेसिकली पारसी हैं, हिंदू हुआ करती थी, बट उन्होंने एक पारसी से मैरिज की, तो उन्होंने अपने आप को पारसी बना लिया। ठीक है, हिंदू थी, पारसी बन गई हैं। कोई यहाँ पे नहीं सर तन से काटो, अपना धर्म छोड़ दिया और पारसियों के मंदिर में हिंदुओं को जाना मना है। ठीक है ना, बल्कि उनको बना दिया मिनिस्टर। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अभी अंजू जी गई थी आपके यहाँ, शादी करके आई नजीबुल्ला साहब से, यहाँ पे दंदराती फिरी है, टीवी में इंटरव्यू दे रही है, कोई नहीं कह रहा गर्दन काटो गर्दन काटो गर्दन काटो। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप खूबसूरती जी बिल्कुल। इंसान को फ्री रहने थे। सऊदी अरेबिया के जो एमबीजेड साहब है, सॉरी एमबीएस साहब है, और यूएई के एमबीजेड साहब जो है, ये लोग बहुत विजनरी हैं, बहुत विजनरी हैं। और इन्होंने भांप लिया है कि जिस तरीके से जो फॉर्म ऑफ इस्लाम जा रहा था, क्योंकि इस्लाम उनके हाथ से निकल के दूसरों के हाथ में चला गया। अरबियों के हाथ से इस्लाम निकला, पहले तुर्कों के हाथ में गया, उसके बाद मूर्खों के हाथ में गया। आप समझ रहे हैं? तो जो तुर्कों के हाथ में था, फिर भी उन्होंने दुनिया जीत के दे दी। और ये जो मूर्खों के हाथ में आ गया इस्लाम इंडिया में, इन्होंने ये हालत करके रख दी, इसको नफरती, इसको वो बना दिया। ये बड़ा अच्छा लफ्ज आपने निकाला कि पहले तुर्कों के हाथ में गया, फिर मूर्खों के हाथ में गया। जी 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 जी, आप समझ रहे हैं? तो आप जो है, आप वहाबी इस्लाम तो फॉलो नहीं करते, ठीक है ना, आप सऊदी इस्लाम नहीं फॉलो करते, आप तो देवबंदी बरेलवी फॉलो करते होंगे, ठीक है ना, यही आपका मसलब होगा ना। तो आप सुन्नी में भी देवबंदी होंगे, बरेलवी होंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे जो लिखा गया, वो तहरीकें जो चली, उनकी कोई किताबी डॉक्ट्रिन नहीं है, वो सिर्फ मुजस्समे या वो क्या कहते हैं, रैलियों में भाषण देने वाले हैं, लब्बैक। और उसके बाद ये आपके यहाँ पे जब मूर्खों के यहाँ गया हाथ में इस्लाम, तो उन्होंने बनाया जैश मोहम्मद, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, लश्कर ये, लश्कर वो, ये एनु वड्ड दो, एनु कर दो, इंडिया तो चीर देंगे। मैं कल सऊदी अरेबिया यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था,
जब मैंने यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो मुझे बड़ी एक अच्छी चीज लगी, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपके यहाँ के जी। लोगों ने पढ़ने लिखने का तो ठेका छोड़ दिया है, पढ़ाई लिखाई तो उनको पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, वो लोग जाने, उनका काम जाने। आप जो सऊदीया का सॉरी यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ना आर्टिकल मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं तो 12 है, उसको पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनियन, सुनिएगा, द फॉरेन जी। पॉलिसी ऑफ द यूएई शैल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सपोर्ट फॉर अरब एंड इस्लामिक कॉजेज and interest and towards the consolidation of the bonds of friendship and cooperation with all nations and peoples on the basis of the principles of the Charter of the United Nations। ये बहुत बड़ी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अरब और इस्लामिक इंटरेस्ट जो है वो हमारा धुरी होगा और इसके आधार पे हम दुनिया भर से मित्रता कायम करेंगे, यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स के अंडर में। यूएन चार्टर का प्रिंसिपल क्या है ये सुन लीजिए। यूएन चार्टर का प्रिंसिपल कहता है कि अब टेरिटोरियल विस्तार नहीं हो सकता, ये वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। उसको वो उन्होंने जो फिलॉसफी दी है, इसको समझने वाले अगर जो समझदार होंगे समझ होंगे। यूएन चार्टर नेशन स्टेट को कार्व आउट करता है। नेशन स्टेट को कार्व आउट करने का मतलब हर नेशन को उसकी टेरिटरी दे दी गई है और अब वो टेरिटरी लांगी नहीं जा सकती, तोड़ी नहीं जा सकती, और तोड़ेगा तो यूनाइटेड नेशन मिलकर उसका मुकाबला करेगा। जैसे जब इराक ने कुवैत पे चढ़ाई कर दी थी, कुवैत ही था ना वो, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनके रिजोल्यूशन पास कर दिया था। अरब बार बार जाके कह चुके हैं दुनिया भर में कि हमारी कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है, और उन्होंने अपने चार्टर में भी डाल दिया कि हमारी कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है। तो पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं अरब एंड इस्लामिक इंटरेस्ट और हमारी कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, हम सिर्फ अरबिक जो टेरिटरी है उसमें अरब एंड इस्लामिक स्टेट, वो अरब एंड इस्लामिक स्टेट कह रहे हैं। चूंकि मैं लॉ का प्रोफेसर हूं, ये एंड वर्ड बहुत जरूरी है, वो उसकी जगह और भी लग सकते थे, अरब और इस्लामिक स्टेट नहीं रखा उन्होंने कहा अरब एंड इस्लामिक स्टेट हमारी फॉरेन पॉलिसी यूएन चार्टर के अंतर्गत होगी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब वो कह रहे कि अगर कोई मुस्लिम कॉज है भी मगर वो अरब कॉज नहीं है तो उसको नहीं मानते। अगर कोई इस्लामिक कॉज है मगर वो अरबिक कॉज नहीं है या अरबिक कॉज से उसका कोई लेना देना नहीं है तो हम उसको नहीं मानते। कश्मीर ले लीजिए, आप कश्मीर की समस्या तो इस्लामिक समस्या मानते हो ना। कश्मीर की समस्या का मेन वो डिस्प्यूट का वो क्या है कि वहां पे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वो मुसलमान है तो वो इंडिया को दे दिया जाए, अरे पाकिस्तान को दे दिया जाए, पाकिस्तान का कॉल ले दे के यही है और तो कुछ नहीं है। मैंने तो पाकिस्तान आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हुआ है। पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में तफरीक करेंगे, नॉन मुस्लिम जो है उसको हम नहीं बनने देंगे, प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे, ये नहीं बनने देंगे, नॉन मुस्लिम की जिंदगी मुहाल कर देंगे। ठीक है ना, ये है आपके पाकिस्तान जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है। आप गए उनके पास, उन्होंने कहा भाई इस्लामिक कॉज है, आप तो हमारे आका है, आप खड़े हुए इस कॉज के। उन्होंने कहा सुन इधर आओ। उन्होंने कहा कि आप मूर्ख हैं, ये इस्लामिक कॉज तुम्हारा है, हमारा नहीं, हम इसको इस्लामिक कॉज नहीं कहा। हम भारत की टेरिटरी को स्वीकारते हैं, कश्मीर को भारत का अंग स्वीकारते हैं, और इसको आप ऐसे समझिए आर्टिकल 370 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया या उसके कुछ दिन पहले तक जो पहला इन्वेस्टमेंट आया जम्मू एंड कश्मीर में किसका आया? सऊदियों का, यूएई का आ गया, अरबों का आ गया। ठीक है ना, अरबों ने जाके बोला कि अपनी गवर्नमेंट की एजेंसी से एमआर से जाके उन्होंने कहा जाओ इनका मॉल खोल दो। खेल खत्म हो गया था आपका उसी दिन, आपको समझ में नहीं आया था। फिर राम मंदिर का 22 तारीख को अनावरण है, 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ? सऊदी अरेबिया के प्रिंस साहब मोदी साहब का हाथ पकड़ के और उनको जब गले लग रहे थे उन्होंने कहा माय ब्रदर, और बार बार सऊदिया के यूएई के प्रिंस ने गुजरात समिट में वो दिया, उन्होंने बोला कि माय ब्रदर मोदी, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप दीन की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, माय ब्रदर बोलने का मतलब समझिए वो क्या कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, कुछ चीजें ना बोली जाए तो ज्यादा। तो सऊदी अरेबिया कहाँ जा रहा है? वो माय ब्रदर की ओर जा रहा है। और आपके जो ये नफरती, बड़ा अच्छा मुझे बड़ा था नफरती चिंटू, तो ये जो है ये अब सऊदिया को भी इस्लाम पढ़ा रहे, सऊदिया को कह रहे चलो तुम्हें नहीं पता इस्लाम, हमें पता है। उस फोटो में सऊदिया ने अब क्या बिना स्मृति ईरानी जी सऊदी मिनिस्टर के क्राउन प्रिंस के मर्जी के बिना वहां चली जाएंगी? ये लगता है आपको ये अचानक हो गया है? कैमरे पहुंच गए, फोटो पहुंच गए, और आपने उस फोटो को देखा? उस फोटो में ध्यान से देखिए, पहले एक सऊदी का आदमी खड़ा अपने कल्चरल लिबास में, उसके बाद स्मृति ईरानी जी एक पारसी हैं, अपने यहाँ के लोगों को बताइए हिंदू नहीं है, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। बाय द वे पारसी हमारे यहाँ माइनॉरिटी है, पारसी हमें अपने मंदिरों में नहीं जाने देते बाय द वे।
वो पारसी है, साड़ी में है, सर नहीं ढका है। उनके बगल में एक हिंदू खड़े हैं, वी मुरलीधरन साहब, वो साउथ इंडिया के हैं, अपनी धोती में खड़े हैं। उनसे ये नहीं कहा पैंट शर्ट पहन लो, वो अपनी धोती में लोकल लिबास में खड़े हैं। उनके बगल में फिर एक जो अरबी है वो खड़े हैं, वो काले रंग का उन्होंने वो क्लोक पहना हुआ है। उनके पीछे जानबूझ के सरदार साहब रखे गए हैं जो कि अपनी पग में और उसमें है। सऊदिया ने साफ कर दिया कि यही है फ्यूचर मानवता का, प्लूरैलिटी, एक्सेप्टेंस, सारे कल्चर को। अब आप कहते हैं ये इंडियन गाँव मूत खाने वाले हैं, इनको तो धोती पहनने वाले हैं, हमने आके इनको ये पढ़ा दिया। पता नहीं यार वो तुर्क कब से कपड़ा लेकर के आ गए, वो बेचारे जानवर मार करके उनकी छाल पहनने वाले लोग थे। वो हमको सिखा रहे हैं, तुर्कों ने हमें खाना सिखाया, पानी सिखाया, ब्रश करना सिखाया, नहाना सिखाया, पॉटी भी वही सिखाना करके गए तुर्क आपके यहाँ के लोगों के हिसाब से। आपका इस्लाम ना तो साला अरबी इस्लाम है ना तो तुर्की इस्लाम है। आपकी मस्जिदों में गुंबद भी डालोगे, मीनार भी खड़ी कर दोगे, आपने तो अलग ही एक किया हुआ है। अपना कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरे का सब ले लो। तो ये जो मूर्खों वाला इस्लाम है, इसका समय गया, ठीक है ना। तुर्कों के इस्लाम ने दुनिया पे राज किया, अरबों के इस्लाम ने लोगों को इस्लाम मुसलमान बना दिया, मूर्खों के इस्लाम ने आतंकवाद दिया, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, नफरतों को बढ़ा दिया। ठीक, आपके अंदर दम नहीं है कि आप 1 इंच टेरिटरी ले सके। आपने इस्लाम के नाम पे टेरिटरी ली और तो और उसको तोड़वा दिया, इस्लाम का भी नाम आपने खराब किया। कम से कम तुर्कों ने अगर इस्लाम को उठाया तो उन्होंने जाकर के यूरोप का कुछ हिस्सा जीत लिया और गाड़ के बैठ गए, इंडिया का कुछ हिस्सा जीत लिया, गाड़ के बैठ गए। भले उसको टिका नहीं पाए 300 साल 400 साल ज्यादा, लेकिन बैठ तो गए थे, ठीक है ना। कुछ कम्युनिटियां और सिविलाइजेशन इतनी कमजोर थी, कन्वर्ट हो गई, कुछ ने दम लगा के लड़ा और हरा दिया। अगर तुर्कों ने जाकर के यूरोपियंस का वो जीता तो तुर्क कौन बख्श दिए गए, रशियंस निकले उनके घर में जाके उनको जीत लिया। आज पूरा का पूरा तुर्क में तुर्की से ज्यादा रशियन बोली जाती है, यूरोपियन लैंग्वेज है, सेंट्रल एशिया में बोली जाती है। जरा तुर्कों के, मैं पढ़ा के आया हूँ तुर्कों से, उनसे बच्चों से पूछे रशियन मत बोलो, कोई और लैंग्वेज बोलो, नहीं बोलते, हम रशियन बोलेंगे। 20% लोग है वहां भी नेशनलिज्म का काउस चला, नहीं उज्बेक बोलो, नहीं कजाक बोलो, लेकिन उनकी जो जनता है वही कहती कि नहीं हम रशियन बोलेंगे, रशिया को हमारी लैंग्वेज हम रखना चाहते हैं। वो रशिया को आज भी वो अलग हो गया, लेकिन रशियन हेरिटेज को अपना हेरिटेज मानते हैं, वो इतना प्यार है। और आप और मैं अगर कह रहा हूं तो आज भी वो रशियन लैंग्वेज में लिखते हैं, चाहे उज्बेक हो, चाहे कजाक हो, चाहे किर्गिज हो, चाहे जो भी हो। जबकि वहां पे इस्लाम को बैन कर दिया था, रशियंस ने बैन कर दिया था। अगर घर में कुरान भी दिख जाती थी तो गर्दन उतरवा लेते थे वो। कोई ताकतवर नहीं होता साहब, समय ताकतवर होता है। और आपने क्या किया, जो युवकों का इस्लाम है, इन्होंने एक कहानी गढ़ डाली, इसका ऐसा कहानी गढ़ के दिखा दिया, इसको अपनी फुतुहात बना ली, तुर्क बन गए, अरब बन गए। सो भाई पॉइंट ये है, गॉन आर द डेज। और मैं बहुत खुश हुआ इसको देख करके। मैं एक अपनी महिला फ्रेंड थी कजाक, उनके घर गया और उन्होंने मुझसे कहा था मैं तुम्हारे लिए कजाक लड़की ढूंढूंगी, तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे, मैंने कहा कि नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। मुसलमान थी। उनके पिताजी, मैं गया तो टोपी लगा के, बहुत एजेड थे और बुद्धिज्म पढ़ रहे थे। उनसे मिला मैं, क्या नाम है, सिस्टर इन लॉस है, पूरा अबाया में थी यहाँ तक, एकदम पूरा जो अरेबिक स्टाइल का अबाया पहनी हुई, और वो जो खुद थी वो संस्कृत सीखना चाहती थी। ऐसा इस्लाम चाहिए हमको भारत में भी। हम नहीं कह रहे कि इस्लाम छोड़ दो। उसने, उसके पति दोनों, उसका पति क्रिश्चियन था, वो खुद मुस्लिम थी, और भाई एक मुस्लिम था, भाई ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, बाप जो है वो बुद्धिज्म एक्सप्लोर कर रहे थे एक ही घर में। कोई किसी को गर्दन नहीं काट रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि हम सब बेसिकली कजाक हैं। सही, सब बेसिकली कजाक है। ये समझ जिस दिन आ गई तो ये बात खत्म हो जाएगी। हम सब, अब आप गाँव का क्या, काऊ डंग पीने वाले, गोबर का मूत, गोबर खाने वाले, क्या बोले अब इसका। तो लेकिन मैं इसका पूरा श्रेय दूंगा सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को। उन्होंने दुनिया को प्रभावित किया, ये बात आप याद रखिए, दुनिया को प्रभावित किया है। वो ऐसा कुशल नेतृत्व है, ऐसा चमत्कृत नेतृत्व है, जिसको कि वो बहुत मुश्किल से आता है, सालों में एक बार आता है, वर्षों में एक बार आता है। हम तो कहते हैं उसको अवतार, तो वो है, युग पुरुष है वो। उसके बाद मैं सलाम दूंगा उतना ही बड़ा मोहम्मद बिन सलमान साहब को।
कि उन्होंने ये करवाया तो ये मोहम्मद बिन सलमान साहब ने करवाया। उतनी ही बड़ा गट्स वो मोहम्मद बिन सलमान भी एक अवतरित पुरुष है, युग पुरुष है, दुनिया को चेंज करने का कुव्वत रखते हैं, विजन रखते हैं। ये उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता था, ये बात याद रखिएगा मुजफ्फर भाई। उनकी मर्जी के बिना फोटो नहीं खिंचाए जा सकते थे और उनको इतना कोई अभी जरूरत भी नहीं था, ठीक है ना। यूएई के जो अभी आए थे एमबीजेड साहब, इन्होंने I2U2 के अंतर्गत, यानी कि इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को साइन किया कि हम I2U2 के उसमें इसको प्रमोट करेंगे। कल पाकिस्तान के नीचे से उसकी धरती खींच ली गई। हिंदुस्तान और हिंदुओं की धरती को आपने इस्लामिक लैंड बनाने की कोशिश की, जघन्य अपराध किया आपने, और आपके अल्लाह ने आपसे इस्लाम का साया भी छीन लिया, क्योंकि जो इस्लाम अब आने जा रहा है उस इस्लाम, वो पाकिस्तान का इस्लाम तो नहीं है, वो अरबों ने अपना इस्लाम वापस ले लिया है। और एक बड़ा अच्छा, मैं यूट्यूब पे किसी टीवी पे देख रहा था, किसी पाकिस्तानी ने एक वो किया ट्वीट की, ये बताइए अरबों को क्या हो गया, इनको इस्लाम नहीं पता है। तो एक अरब ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया। अरब ने कहा, रिलीजन हमारा, घर हमारा, धरती हमारी, रूल हमारे, तुम कौन होते हो बताने वाले? अरबी नाम रख लेने से तुम हमको बताओगे अरब में क्या होना है। बड़ी अच्छी बात की उसने तो। हाँ, उसने कहा भाई तुम अरबी नाम रख लोगे और ये तुम्हारा हो गया, तुम इसको डिसाइड करोगे, हम चलाएंगे जैसे चलाना है, ये हमारी यही है यूनाइटेड नेशन चार्टर, यही था यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूएई का आर्टिकल 12, यूएई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 पढ़ लीजिए, बहुत विजनरी डॉक्यूमेंट है। एम्बिजेड साहब बहुत विजनरी आदमी है। अल बिन नाहयान साहब, मैं बार बार भूल जाता हूँ, मोहम्मद बिन नाहयान जायद साहब जो है, नहीं मोहम्मद बिन सलमान तो यहाँ के हो गए ना, वो एमबीएस है, ये एमबीजेड है जी, एमबीजेड है जो यूएई वाले, जी यूएई वाले एमबीजेड है। तो वो ये वो इस्लाम का यही रूप देखना चाहते हैं। मैं तो इंडिया में इस्लाम का यही रूप देखना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ इस्लाम खत्म हो जाए, और ना ही इस्लाम खत्म होगा, लेकिन जिस दिन इंडिया के लोग ये मान लेंगे कि हम मुसलमान तो हैं मगर हम हिंदू हैं भाई, तो उनकी बेटी किसी हिंदू से शादी करे, किसी इंडिया के किसी उससे शादी करे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने यहाँ के भगवानों को, अपने कल्चर को गाली नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं करे कि सिर्फ ताजमहल हमारा है, बाकी कुछ हमारा नहीं है, और यहाँ के लोग घटिया, ये हिंदुस्तान का मुसलमान है, ये हिंदुस्तान में ये इस्लाम दिया है इन्होंने कि अपने लोगों से नफरत सिखा दी है। तो जब मोहम्मद बिन जायद साहब ने कहा माय ब्रदर मोदी, तो समझिए वो क्या कह रहे हैं, इसकी डेप्थ को समझ लीजिए। समझ रहे ना आप? मोदी मुशरिक है। समझ रहा हूँ, बिल्कुल। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी डिटेल से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।